फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। बीएससी सीजीएल थर्ड यानी सचिवालय सहायक की एग्ज़ाम आगामी मंथ यानी सितंबर या अक्टूबर में होने की लगभग संभावना है। नोटिफिकेशन में तो अभी नहीं आया है, लेकिन पेपर में ऐसी बातें देखने को आ रही है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के प्रथम या सेकेंड वीक में पूरी होने की संभावना है। तो अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस बचे हुए समय में हम लोग एक ऐसी रणनीति पर चर्चा करें जिसके तहत सचिवालय का जो एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षाएं होगी, उसमें हम लोग सफल हो सके। तो वो कौन सी रणनीति है, वो कौन सा ऐसा उपाय है जिससे हम लोग इतने कम समय में इस परीक्षा को हम लोग क्रैक कर सकें। तो आइए हम लोग इस रणनीति की चर्चा करते हैं। तो पहले रणनीति की चर्चा करने से पहले थोड़ा इसके सिलेबस पर हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं। सीजीएल थर्ड का जो सिलेबस है, इस सिलेबस से आप लोग देखे होंगे कि 75 नंबर का जीके जीएस होता है और 50 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का मैथ, टोटल 150 क्वेश्चन होता है। इसमें जो जीके जीएस 75 नंबर का है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और पॉलिटी आप लोग को मैं प्रारंभ कर चुका हूँ और रीजनिंग मैथ आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर रणनीति ये होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम बीएसएससी 2011 से अब तक ले चुका है, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जितने भी सब्जेक्ट से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग को पकड़ना होगा। किस चैप्टर से आए हैं ये देखना होगा हम लोग को, किस टॉपिक से आए हैं ये देखना होगा, पूछने का स्टैंडर्ड क्या है, पूछने की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति को, उस स्टैंडर्ड को हम लोग को पकड़ना होगा। तो इसी के तहत मैंने एक पॉलिटी का स्टार्ट किया है। उसमें हम लोग देखेंगे कि 2011 से लेकर 2020 तक कितने पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीएसएससी सीजीएल से लेकर के इंटर स्तरीय परीक्षाएं तक जितने बीएसएससी एग्ज़ाम लिया है उसमें पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन पॉलिटी के किस चैप्टर से आए हैं और उस चैप्टर में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर को हम लोग ज़्यादा फोकस करना है और जिस चैप्टर से कम क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर पर हम लोग कम फोकस करना है। क्योंकि इसलिए कि आप लोगों के पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है। तो जो पहले से अध्ययन आप लोग कर चुके हैं वो अध्ययन आप लोग जारी रखिए और जो ये रणनीति है कि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे। तो आज पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की क्या संभावना है। इसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट यानी फिर ज्योग्राफी, इतिहास, इकोनॉमिक्स या विविध जो भी सब्जेक्ट हैं उसका हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कैसे उस विषय से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस टॉपिक पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं पॉलिटी की ओर और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं और तब हम लोग ये पता कर पाएंगे कि किस टॉपिक पर ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि बीएसएससी जो दो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, एक स्नातक स्तरीय और एक इंटर स्तरीय। तो स्नातक स्तरीय दो एग्ज़ाम हुए हैं, प्रथम सीजीएल 1 और सीजीएल 2 और सीजीएल 3 होने वाला है और इंटर स्तरीय मात्र एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पीटी और मेंस हुए हैं। तो बीएसएससी स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय में जितने क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आए हैं। तो इतने कम समय में उस टॉपिक पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिटी में कौन कौन ऐसे टॉपिक हैं कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पॉलिटी में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन की संख्या 100 है। 2011 से लेकर के अभी 2020 में जो अंतिम एग्ज़ाम हुआ इंटर स्तरीय मेंस का, इसमें 100 क्वेश्चन टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 100 क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछे गए हैं उसमें हम लोग ये देखेंगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो टॉपिक वाइज यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर पूछे गए प्रश्न, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल 22 टॉपिक हो रहे हैं। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और इन्हीं को हम लोग आधार बना करके जो इतने कम समय हम लोग के पास बचा हुआ है, इतने कम समय में इस टॉपिक को हम लोग आधार बना करके आगे एग्जाम को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग। पहला जो पॉइंट है बिहार पंचायती राज अधिनियम, इससे 11 क्वेश्चन पूछा गया है। जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बना था उससे संबंधित क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आए हैं, जो सर्वाधिक क्वेश्चन है। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था, इससे 8 क्वेश्चन हुए हैं। अनुच्छेद जो आप लोग पढ़ते हैं 10 क्वेश्चन आया है। फिर संघीय विधायिका यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसे संबंधित क्वेश्चन 8 आए हैं। संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब ये हुआ जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा। तो कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका से 6 क्वेश्चन, संविधान संशोधन से 6 क्वेश्चन, अनुसूची से 6 क्वेश्चन। अब संविधान में कितने अनुसूची है, कितने भाग हैं, ये आप लोग को देखना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। तो अनुसूची से 6 क्वेश्चन हो गया। न्यायपालिका से 6 क्वेश्चन। न्यायपालिका में तीनों न्यायपालिका हो गए, एक सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, एक हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, एक अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय है। तो न्यायपालिका तीनों कोर्टों से मिला करके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्ट से मिला करके 6 क्वेश्चन। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद राजनीति, ये देखिए स्वतंत्रता के बाद राजनीति से 6 क्वेश्चन। इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद शिक्षा मंत्री कौन बने, पंचशील समझौता कब हुआ, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद जितनी घटनाएं घटी तो उसका अध्ययन स्वतंत्रता के बाद वाली राजनीति में हम लोग करते हैं। तो इसी समय तो क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन आए हैं। अगला है असंवैधानिक आयोग और एक होता है संवैधानिक आयोग। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। असंवैधानिक आयोग से 6 क्वेश्चन और संवैधानिक आयोग से 4 क्वेश्चन। तो असंवैधानिक आयोग और संवैधानिक आयोग, इससे क्वेश्चन दोनों मिलाकर के 6 और 4 10 क्वेश्चन आए हैं। तो असंवैधानिक आयोग का मतलब ये हुआ कि जिस आयोग का वर्णन हम लोगों के संविधान यानी अनुच्छेद में नहीं किया गया है वो असंवैधानिक आयोग है। मतलब वो आयोग मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के तहत बना गया है, न कि संविधान में उसका वर्णन है। संविधान में वर्णन नहीं है, संसदीय आदेश के द्वारा उस आयोग का गठन किया गया। जैसे असंवैधानिक आयोग के अंतर्गत योजना आयोग था जो अब नीति आयोग बदल गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, एकता परिषद हुआ, राष्ट्रीय बाल आयोग हुआ। ये जितने जो आयोग देख रहे हैं ये सारे आयोग का कहीं भी जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो वैसे आयोग जिनका संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जिक्र नहीं है, कहीं वर्णन नहीं है, उस सारे आयोग को हम लोग असंवैधानिक आयोग कहते हैं। और जिसका वर्णन, जिसका जिक्र संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है तो वो कहते हैं संवैधानिक आयोग। जैसे वित्त आयोग, ये क्या है? संवैधानिक आयोग है, क्योंकि वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, तो ये एक संवैधानिक आयोग है। उसी तरह से निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग, इसका भी वर्णन संविधान के अनुच्छेद में है, यानी 324 अनुच्छेद में है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, इन सभी आयोग का वर्णन संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है, इसलिए यह एक संवैधानिक आयोग है। तो संवैधानिक आयोग और असंवैधानिक आयोग दोनों से मिला करके 10 क्वेश्चन अभी तक पॉलिटी के सब्जेक्ट में ये दोनों मिला करके पूछे गए हैं। तो अगला हम लोग चलते हैं, संवैधानिक आयोग हो गया, असंवैधानिक आयोग हो गया। अब चलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक से 4 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे होते हैं। जैसे पहला हो गया राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, मतलब राष्ट्रगान कब गाया गया, किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, कितने समय लगते हैं, किस उसका रचना किसने की, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की, उसका राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, अशोक के स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया है वो कब लिया गया। तो ये सारी बातें हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक में पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन, या उसमें ये पूछता है कि जो हम लोग झंडा फहराते हैं
उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, उसका रंग क्या है, सबसे ऊपर रंग क्या है, बीच का रंग क्या है, नीचे का रंग क्या है, जो चक्र 24 तिरी बनते हैं उसका रंग क्या है। तो सारे जो क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं वो ये क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रतीक से आते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। अगला है अंतरिम मंत्रिमंडल से 3 क्वेश्चन, जो हम लोग पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि अंतरिम मंत्रिमंडल 2 है, एक स्वतंत्रता के पहले और एक स्वतंत्रता के पश्चात। यानी स्वतंत्रता के पहले जो मंत्रिमंडल है उसमें जो भी मेंबर है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आए हैं, और स्वतंत्रता के बाद जो भी मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है उसमें कौन से मंत्रालय किसके पास था। तो दोनों मंत्रालय को आप लोग को याद रखना है। तो इस अंतरिम मंत्रिमंडल से 3 क्वेश्चन आए हैं। अगला है राज्य विधायिका। जिस तरह से संघीय विधायिका है, जो आप लोग यहाँ पर देखे होंगे, संघीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह से राज्य विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो राज्य विधायिका से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद बिहार की राजनीति, मतलब बिहार से जो क्वेश्चन, बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल से राजनीति से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे मान लीजिए ये अगर पूछ दे कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, मतलब बिहार में राजनीति से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी संख्या 3, अभी तक 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है संविधान सभा, जो हम लोग कल के लेक्चर में या उसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं संविधान सभा के बारे में, उस संविधान सभा से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब संविधान का निर्माण से लेकर के संविधान का लागू होने तक जितने क्वेश्चन उससे बनेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अगला है मूल कर्तव्य से 2 क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से 1 क्वेश्चन अभी तक पूछा है, संविधान के भाग से 1 क्वेश्चन। संविधान के भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन मात्र अभी तक 1 क्वेश्चन पूछा है। संविधान के स्रोत से 1 क्वेश्चन, जो आप लोग स्रोत पढ़ते होंगे, मतलब संविधान ब्रिटेन से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, जितने स्रोत हैं उससे अभी तक क्वेश्चन मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र राज्य संबंध, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद का भी अध्ययन करते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध हो, अंतर्राज्यीय परिषद हो, क्षेत्रीय परिषद हो, ये सारे के सारे जो भी टॉपिक हैं इससे संबंधित क्वेश्चन मात्र 1 आया हुआ है। उसके बाद अधिनियम यानी एक्ट से 2 क्वेश्चन। अधिनियम मतलब जो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है, पॉलिटी जो किताब और पढ़ते हैं जहाँ से प्रारंभ होता है वो अधिनियम से ही प्रारंभ होता है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आप लोग प्रारंभ करते हैं और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक आप लोग इस एक्ट के तहत पढ़ते हैं। तो उस एक्ट से संबंधित क्वेश्चन 2 आए हैं अभी तक, 2011 से लेकर 20 तक ये 2 क्वेश्चन आए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि पॉलिटी में जो 100 क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2011 से लेकर के 2020 तक जितने भी बीएसएससी क्वेश्चन पूछा है पॉलिटी से, इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। और अभी आप लोगों को जो भी समय मिला हुआ है 1 से 1.5 महीना, उस इतने कम समय में आप लोग को कम से कम इस टॉपिक को तो कंप्लीट करना ही करना होगा हर हाल में। और इस टॉपिक में भी जो भी 22 टॉपिक है, इसमें भी आप लोग ये देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उसको पहले कंप्लीट कीजिए। जैसे यहाँ आप लोग देखे होंगे आप लोग बिहार पंचायती राज अधिनियम, तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के बारे में, मतलब बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, पंचायत समिति हो, इसके बारे में आप लोग को गहन अध्ययन चाहिए। क्योंकि सीजीएल में बिहार पंचायती राज अधिनियम से एक ही साल यानी 2000 लगभग 2015 में 5-6 क्वेश्चन पूछा है केवल बिहार पंचायती राज अधिनियम से। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम को आप लोगों को बहुत गहनता से, सूक्ष्म दृष्टि से आप लोगों को अध्ययन करना होगा। और उसके बाद तो फिर पंचायती राज व्यवस्था है, ये है जो आप लोग 73वां संशोधन 74वां संशोधन पढ़े होंगे आप लोग। तो इसको देख करके आप लोग ये ऑटोमेटिक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर को कितना हम लोग को फोकस करना है और कौन से चैप्टर को कम ध्यान देना है। जैसे जो भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आए हैं, इसको कम ध्यान दीजिएगा तो उससे कोई बात बिगड़ेगा नहीं।
इसे मौलिक अधिकार है, संविधान का भाग है, इसे कम कम समय दे सकते हैं आप। ऐसे भी बहुत ही आसान टॉपिक है, भाग, स्रोत, अधिकार, बहुत ही आसान टॉपिक है। जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे और हर संभव मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक को हम कवर करें और हर संभव वैसे क्वेश्चन हम बताएं जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना हो। तो अभी आप लोगों ने पॉलिटी के 100 क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ पर देखा और देख करके आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन टॉपिक कम महत्वपूर्ण है। और इससे ज़्यादा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम समय में बेहतर रणनीति, इससे बेस्ट रणनीति कुछ नहीं हो सकती है। यही आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रणनीति है। फालतू के किताब के चक्कर में न पड़ें, केवल उसी टॉपिक पर फोकस करें जो बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी तरह से आज पॉलिटी का टॉपिक है, अगले दिन ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री का, फिर इकोनॉमिक्स का। ऐसे ही हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन अभी तक जो आए हैं वो किस किस टॉपिक, किस किस विषय से ज़्यादा टॉपिक, किस प्रश्न आए हुए हैं। वो सारे प्रश्नों का हम लोग इसी तरह से विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के बाद आप लोग उसको देखते रहिएगा। तो पॉलिटी में बस इतना ही। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में इससे आगे हम लोग ऐसे ही टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। और ये आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर इसको लिखिए और आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि समय कम बचा हुआ है। आज जो आप लोग पढ़ाई करेंगे, आज जो आप लोग मेहनत करेंगे, यही मेहनत आप लोगों का भविष्य तय करेगा। और पीटी का एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए और टेक्निक से पढ़िए, रणनीति के तहत पढ़िए। ज़्यादा घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, रणनीति लगाइए, टेक्निक से पढ़िए और तब जा कर के आप लोग पीटी आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। धन्यवाद।